नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। तो इस समय सबसे पहले जो खबर है प्रधानमंत्री के जोहानिसबर्ग दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। वहां 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सबकी निगाहें इस पर हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी या नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी और शी आमने सामने बैठक होती है तो मई 2020 में चीन और भारत के बीच हुए सीमा विवाद के बाद ये पहली बैठक होगी। ब्रिक्स में 5 बड़े देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के एजेंडे में इसके विस्तार के साथ साथ आपसी करेंसी में व्यापार का मुद्दा भी शामिल है। और आपको बता दें कि वहां से हमारी सहयोगी नंदिनी गुप्ता दे रही हैं जानकारी। ब्रिक्स समिट के लिए जोहानिसबर्ग आ चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा दक्षिण अफ्रीका विजिट है। आज प्राइम मिनिस्टर का पहला ऑफिशियल ब्रिक्स एंगेजमेंट बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग है। जोहानिसबर्ग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स के नेताओं के साथ शिखर बैठक तो करेंगे ही, पर चीन के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं, इसे लेकर अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने केवल इतना बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्केड्यूल अभी फाइनल हो रहा है। अगर ये बायलैटरल मीटिंग होती है तो ये 2019 के बाद पहली बार होगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग इससे पहले पिछले साल नवंबर में बाली में G20 के दौरान एक इनफॉर्मल मीटिंग में मिले थे। जहां तक भारतीय समुदाय का सवाल है तो यहां के भारतीय समुदाय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। जोहानिसबर्ग की जो यहां सड़कें हैं उन पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बहुत बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ के कुछ मंदिरों में पूजा भी रखी गई है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग पीएम मोदी के लिए एक राखी समारोह का आयोजन भी कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो भारत में परिवर्तन लाया है वो प्रशंसा के योग्य है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि पीएम मोदी भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको दक्षिण अफ्रीका में लाएं और यहाँ के नागरिकों को बेहतर नौकरियां दे। मोदी समिट के बाद 300 से 400 भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते इस ब्रिक्स समिट के बाद और पक्के हो जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ब्रिक्स के बाहर अफ्रीकी जो बाकी नेशंस हैं उनको जोहानिसबर्ग में भी मिलना चाहते हैं। वो ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा से मिलने की भी आशा करते हैं। ब्रिक्स के लीडर्स के अलावा पीएम मोदी ने पिछले शनिवार यह जताया था कि वो ईरानियन प्रेसिडेंट सईद इब्राहिम रईसी से ब्रिक्स के दौरान मिलना चाहेंगे। मोदी जी और रईसी ने पिछले शुक्रवार एक फोन कॉल के दौरान ब्रिक्स को बढ़ाने की और ईरान और भारत को जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानताएं जोड़ती हैं उस पर चर्चा भी की थी। ब्रिक्स समिट के बाद पीएम मोदी एथेंस ग्रीस जाएंगे, जो बड़े ही सम्मान की बात है क्योंकि वे 40 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो ग्रीस में कदम रखेंगे। और बात अब चुनावी खबरों की। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। राजस्थान में 4 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी बीजेपी। राज्य के 4 अलग अलग कोनों से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 2, 3, 4 और 5 सितंबर को होगी ये यात्राएं। 25 सितंबर को जयपुर में होगा यात्राओं का समापन। यात्राओं के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा होगी। 2 अक्टूबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। दूसरी यात्रा 3 सितंबर को बेनेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरू होगी। दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको रवाना करेंगे। चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ में के गोगा मेडी से शुरू होगी और इस यात्रा की इसको रवाना नितिन गडकरी करेंगे। सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएगी यात्राएं। राजस्थान बीजेपी के नेता करेंगे बारी बारी से नेतृत्व। वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, सतीश पुनिया आदि करेंगे अगुवाई। सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी ये यात्राएं। कांग्रेस
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाते हुए बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। मध्य प्रदेश के सागर में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार अवैध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों पर सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी ने ईडी का डर दिखाकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों की कर्ज माफी, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वायदा किया है। आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है और मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए। सोमवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को जाने देने के लिए 2 एम्बुलेंसेस गाड़ियां रोक दी गईं। नीतीश कुमार मरीन ड्राइव इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोनों एम्बुलेंस में मरीजों के साथ परिजन भी थे, जो गाड़ियां रोके जाने से काफी परेशान दिखे। बिहार में विपक्ष इस मामले में नीतीश कुमार पर हमलावर है और यहाँ पे नीतीश जी का काफिला जा रहा है, ये पूरा पब्लिक रुकी हुई है। और अब खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में एक अफसर द्वारा बलात्कार के मामले ने झकझोर कर रख दिया है। अपने ही दोस्त की नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोपी अफसर प्रमोदय खाका, उनकी पत्नी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, न्यायिक हिरासत में भेजा आज, और महिला आरोपी को भी 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अफसर पर आरोप है कि उसने 2020 में अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उसकी पत्नी भी अपराध में शामिल रही। पुलिस के मुताबिक जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो अफसर की पत्नी ने उसे गर्भपात की दवा खिलाई। इस घटना से लड़की डिप्रेशन में चली गई। पैनिक अटैक्स उसको होने लगे। जब डिप्रेशन के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब उसने अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर अफसर और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के आदेश पर अफसर को सस्पेंड किया गया था। कल शाम को ये 2 मुख्य जो आरोपी हैं, इसमें प्रमोदय खंका और उनकी वाइफ, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया था। 24 घंटे के अंदर हमने जो है कोर्ट में पेश किया और न्यायिक जो है ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया। इट इज़ वेरी प्री मैच्योर एट दिस स्टेज कि जो हम किसी कंक्लूजन पे आए। हम हर तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो उस लिहाज से हम जल्द ही चार्जशीट करने की कोशिश करेंगे। और इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लड़की और उसकी मां से नहीं मिलने देने पर पहले हम प्रदर्शन किया था, अस्पताल के बाहर रात बिताई थी। पूछा कि 8 दिन बीत जाने पर भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था एफआईआर के बाद। नहीं, मेरे को मिलने नहीं दिया गया और दिल्ली पुलिस बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है। मैं समझ नहीं सकती कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, मुझे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा विक्टिम से और उसकी माँ से। अगर विक्टिम की तबीयत खराब है, जो मैं समझ सकती हूँ, तो उसकी मदर से मैं क्यों नहीं मिल सकती। बिल्कुल झूठ फैला रही है दिल्ली पुलिस और एक तरीके से दादागिरी कर रही है। भाई, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का तो काम है लड़की से मिलना, उसकी मदद करना, उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रोवाइड करना, और मुझे ही नहीं मिलने दिया जा रहा। और अब बात प्याज की। महाराष्ट्र के कई जिलों में दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। केंद्र सरकार की ओर से प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मौसम में प्याज में हुए नुकसान से जहां किसान परेशान थे, तो वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद किसानों को इस बार भी कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव दूसरे दिन भी बंद रही। किसान और व्यापारी दोनों ही
प्याज निर्यात पर 40% शुल्क से नाराज हैं। नासिक के व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात भी की। क्या हम फॉरेन में माल बिकते हैं, बाहर सौदे हो गए हैं, उनसे प्राइस हमारी फिक्स हो गई है, वो माल का पैकिंग हो गया, किसका कंटेनर भरा है, किसका आईसीडी डेपो में, किसका पोर्ट पे है, ये सब कंटेनर रुक गए क्योंकि अभी वो 40% का टैक्स अगली पार्टी तो भरने वाली नहीं, हमें इतनी कमाई नहीं कि हम वो टैक्स भर सके, तो इसीलिए वो सब खड़ा है। नासिक के येवला में रहने वाले माधव शेलके अपनी 10 क्विंटल प्याज के लिए बाजार में सही दाम का इंतजार कर रहे हैं। खराब मौसम ने करीब 7 क्विंटल प्याज पहले ही खराब कर दिया। रबी के मौसम में उचित दाम नहीं मिलने से 5 एकड़ की इनकी खेती में इन्हें करीब 3.5 लाख का नुकसान हुआ था। इस बार जहां प्याज के 22 रुपए किलो दाम मिल रहे थे, तो वहीं सरकार की ओर से निर्यात पर लगाए गए कर के बाद अब थोक बाजार में कीमत 15 रुपए प्रति किलो रह गई है। 40% जो निर्बंध लावलेला है सरकार ने जो 40% कर लगाया है उसे रद्द करना चाहिए। पहले जहां 2200 रुपए क्विंटल प्याज बेच रहा था, तो वहीं अब केवल 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। सरकार कहती है कि वो बाजार से प्याज खरीदेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसानों की ओर से हो रहे विरोध के बाद महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज 2410 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया और महाराष्ट्र के नहीं बल्कि जहां जहां इस देश में प्याज के किसान उगाते हैं उन सबको एक अच्छी प्याज का दाम मिले, इसलिए नाफेड और एनसीएलटी से 2410 रुपए खरीद करने की पर क्विंटल रिक्रूटमेंट करने की तैयारी में लगी है। और आज 12 बजे से जो मार्केट के नाम अभी प्रेस में अनाउंस किए उस मार्केट में खरीदारी चालू हो जाएगी। हालांकि किसान सरकार की ओर से किए गए ऐलान से खुश नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के किसानों के पास आज की तारीख में 40 लाख मीट्रिक टन प्याज बाकी है। बयान लगाया गया है 40 लाख मीट्रिक टन प्याज पे और केंद्र सरकार खरीदने जा रही है केवल 2 लाख मीट्रिक टन प्याज। तो इससे कोई गुस्सा कम नहीं होने वाला। किसानों का जो नुकसान एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण हुआ है वो कम नहीं होगा, आंदोलन नहीं थमेगा। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए जहां 2 लाख मीट्रिक टन प्याज लेने का ऐलान किया गया हो, तो वहीं किसान इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पिछली बार जब प्याज बर्बाद हुई थी तब भी उन्हें राहत देने की बात की गई थी, लेकिन अधिकांश किसानों को वो राहत नहीं मिली। इस बार किसानों को लगा था कि शायद वो 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया, जिसके वजह से किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ी है। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर और नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बारिश ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भयंकर कहर बरपाया है, लेकिन देश के ऐसे कई राज्य हैं जो मानसून सीजन में औसत से भी कम बारिश का संकट झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 21 अगस्त तक देश में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबर परेशान करने वाली है कि 1 जून से 21 अगस्त के बीच मॉनसून के दौरान देश में औसत से 7% कम बारिश हुई है। अभी क्या है कि जो ओवरऑल अगर हम रेनफॉल की बात करें मानसून सीजन की एज ए होल टिल टुडे -7% है, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देन गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी, इस राज्यों में रेनफॉल सामान्य से कम है। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान झारखंड में औसत से 37% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिहार में औसत से 32% कम, गांगेय पश्चिम बंगाल में औसत से 29% कम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत से 35% कम, जबकि असम और मेघालय में 17% और छत्तीसगढ़ में औसत से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों जैसे सौराष्ट्र और कच्छ में औसत से 72% ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में औसत से 60% ज्यादा और हिमाचल प्रदेश में औसत से 35% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान 18 अगस्त तक
पिछले साल 18 अगस्त के मुकाबले खरीफ फसलों की कुल बुआई करीब 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा इलाके में हुई। इस दौरान चावल की बुआई करीब 15 लाख हेक्टेयर ज्यादा इलाके में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन पिछले साल 18 अगस्त के मुकाबले इस साल 18 अगस्त तक दलहन की फसलों की बुआई करीब 11,59,000 हेक्टेयर कम इलाके में हुई। हमारा अभी तो खरीफ की सोइंग चालू है, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, पर लगभग अनुमान है कि एरिया सेम रहेगा। अगर एरिया सेम रहता है तो मुझे लगता है कोई प्रोडक्शन में तकलीफ नहीं आएगी, पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो जाएगी। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि इससे मॉनसून में दर्ज की गई कमी की भरपाई हो सकती है। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि बारिश में सुधार से दलहन जैसी अहम खरीफ फसल की बुआई में भी सुधार होगा। दिल्ली से मोहम्मद मुसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी की एंकर रही कनुप्रिया सहगल, उनके बेटे श्रेयस और पिता गंगा प्रसाद विमल की 2019 में श्रीलंका के कोलंबो में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब कंज्यूमर कोर्ट ने माना है कि ट्रैवल एजेंसीज थॉमस कुक और रेड एप्पल की तरफ से लापरवाही ने हादसे को अंजाम दिया, लिहाजा एजेंसीज पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन परिवार इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा अब योजना आगे अपील करने की है। ये है पुरानी टाइप की राखी। इस बार बाजार में कुछ ऐसी डिजाइनर राखियों की बहार है। कनुप्रिया सहगल। ये आवाज खामोश है। कभी एनडीटीवी के साथ एंकर रही कनुप्रिया सहगल, उनके बेटे श्रेयस और पिता गंगा प्रसाद विमल की श्रीलंका के कोलंबो में सड़क हादसे में 2019 में मौत हो गई थी। पति योगेश ने ट्रैवल एजेंसीज थॉमस कुक और रेड एप्पल को हादसे का जिम्मेदार माना और कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 कंपनीज हैं, थॉमस कुक है जो मेन ट्रैवल एजेंट है जिससे हमने बुकिंग कराई, जो यहाँ की सपोजिटली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, और रेड एप्पल उनकी वहाँ की टूर ऑपरेटर है जिनका यहाँ भी ऑफिस है, लेकिन जिन्होंने टूरिस्ट व्हीकल प्रोवाइड किया था। तो इन दोनों पे जॉइंटली उन्होंने पेनल्टी लगाई है, 50 लाख का मुआवजा दिया है। परिवार की यादों को योगेश ने तस्वीरों में समेट रखा है। मोबाइल में दिखा रहे हैं कि कैसे दुर्घटना के ठीक पहले परिवार ने कोलंबो के गॉल इलाके में खाना खाया और फिर इनकी टूरिस्ट व्हीकल हाईवे पर खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। इसके बाद कभी भी परिवार के सदस्य एक साथ जुट नहीं पाए। दिसंबर 2019 में हुए हादसे के बाद 2 हफ्तों तक योगेश श्रीलंका के अस्पताल में रहे। दुर्घटना में योगेश के जबड़ा, नाक, रीढ़ की हड्डी में चोट के साथ साथ बाएं पैर के 3 हिस्से हो गए थे। उनको वापस खड़ा होने में 2 साल का वक्त लगा। वो खुद संभले और बेटी को भी संभाला। दोनों गंभीर रूप से घायल भी हुए और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकले। कंपनी से संपर्क साधा तो जवाब में थॉमस कुक ने कहा कि आप उगाही करना चाहते हैं। अब मुआवजे के बाद वो आगे की लड़ाई का मन बना चुके हैं। मेरे हिसाब से ये मुआवजा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कंपनी को दर्द नहीं होगा। 50 लाख देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई है, तो मुझे पैसे की बात नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ दर्द होना चाहिए। तो अभी हम इसको अपील करेंगे। वी वेलकम द वर्डिक्ट, बट डेफिनेटली हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बिन आवाज उठाए सुनवाई नहीं। सदमे से उबरकर लापरवाही के खिलाफ कंपनी को सबक सिखाने की कानूनी प्रक्रिया भी आसान नहीं थी। पैसा जिंदगी तो वापस नहीं ला सकती, पर लापरवाही की भेंट चढ़ने वाली बाकी जिंदगियों को बचा जरूर सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। चंद्रयान 3 की बात करते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इसरो लगातार चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अपडेट दे रहा है। अब से कुछ देर पहले इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर है। ये भी कहा कि सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 23 अगस्त को इस अभियान का लाइव टेलीकास्ट शाम 5:20 से होगा। वहीं इसरो ने चांद की जो तस्वीरें लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई हैं, वो भी जारी की है। तस्वीरें 19 अगस्त को ली गई हैं।
और भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच 2 साल में एक बार होने वाले ऑसिंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण आज से सिडनी में शुरू हो गया है, जो 26 अगस्त तक चलेगा। इस अभ्यास में नौसेना की ओर से INS कोलकाता और INS सहस्त्री हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी तमाम जो उनकी चीज़ें हैं वो हिस्सा ले रही हैं और ये जो दोनों देशों की नौसेना मिलकर एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसी जटिल सैन्य अभ्यास कर रहे हैं ताकि एक दूसरे की खूबियों से सीख सकें।